दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीपीसी एक्ट के बारे में। सेक्शन 10 के अंतर्गत बताया कि सीएजी कंपाइलेशन करता है अकाउंट्स का, और ये अकाउंट्स यूनियन स्टेट यूनियन टेरिटरी तीनों के लिए। ठीक है, सेक्शन 10 में सीएजी क्या कंपाइल करता है अकाउंट्स को, अकाउंट्स किसके, यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, सेक्शन 11 में बनाए हुए अकाउंट को सबमिट करता है प्रेसिडेंट को सेंट्रल में, गवर्नर को स्टेट में, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को यूटी टेरिटरीज में। ठीक है, पहले में अकाउंट्स बनाता है, दूसरे में सबमिट करता है। सबमिशन किसको, प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। और सेक्शन 12 में सीएजी असिस्टेंट मतलब अपनी वो सहयोग देता है स्टेट को अकाउंट्स फॉर्मेशन में। ठीक है, अकाउंट्स को कंपाइल करने में सीएजी रेंडर असिस्टेंस टू स्टेट फॉर अकाउंट कंपाइलेशन, स्टेट को अकाउंट्स बनाने कंपाइल करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये तो मेन पॉइंट्स हुए। इसमें कंपाइल करता है अकाउंट, इसमें सबमिट करता है अकाउंट्स, और इसमें असिस्टेंट करता है। अब ये सेक्शन 10 और 11 में दो कंडीशंस है कि सेंट्रल में प्रेसिडेंट चाहे तो सीएजी को इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकाउंट्स कंपाइल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव कर सकता है, मतलब कि उसको फ्री कर सकता है, उसको है ना, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से। ठीक है, और स्टेट में गवर्नमेंट सीएजी को इस अकाउंट कंपाइल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव कर सकता है। ठीक है, पर स्टेट में गवर्नर को प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा और सीएजी से कंसल्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो सीएजी को इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव कर सकता है। प्रेसिडेंट तो डायरेक्टली सीएजी को कर सकता है। ठीक है, लेकिन गवर्नर को प्रेसिडेंट का अप्रूवल और सीएजी कंसल्टेशन लेने के बाद में सीएजी को इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव कर सकता है। सेम चीज़ सबमिशन ऑफ अकाउंट के लिए भी है कि प्रेसिडेंट तो डायरेक्टली रिलीव कर सकता है सीएजी को इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से, और गवर्नर प्रेसिडेंट के अप्रूवल से और सीएजी कंसल्टेंसी से रिलीव कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 30 में आता है सीएजी ऑडिट करता है एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, ट्रांजैक्शन फ्रॉम कंटीजेंसी फंड और प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ऑडिट करता है जो एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड से, और जो कंटीजेंसी फंड से ट्रांजैक्शंस होते हैं, और प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट होती है, उसको ऑडिट करता है। ठीक है, सेक्शन 14 में बताया गया जो भी डिपार्टमेंट को लोन, ग्रांट और सब्सटेंशियल फाइनेंस मिलता है कंसोलिडेटेड फंड से जो मिलती है। ठीक है, उसके अंदर 14(1) है, 14(2) है, 14(3) है। 14(1) में बताया गया जो भी लोन्स, ग्रांट्स है 25 लाख के अबाव की उनकी ऑडिट होगी, और जिन ग्रांट्स का 75% एक्सपेंडिचर हो चुका है उनकी ऑडिट होगी। जैसे 25 लाख से तो अबाव हो, 25 लाख से अबाव का जिनका 75% एक्सपेंडिचर हो चुका है उनकी ऑडिट होगी। ठीक है, 14(2) में आता है जो पूरे साल भर में 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर हो चुका है उनकी ऑडिट होगी। 14(3) में आता है सीएजी ने सपोज किसी एंटिटी का ऑडिट किया 2003 में, तो 2004 में भी कर सकता है। मतलब सीएजी कैन ऑडिट फॉर 2 मोर कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब 2 साल लगातार उसी यूनिट की ऑडिट कर सकता है। ठीक है, तो इसका एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए। 14(1) में आता है 25 लाख से अबाव वाले जो भी ग्रांट्स हैं उनकी ऑडिट होगी, और ऐसे ही जिनका 25 लाख से तो अबाव हो और जिनका 75% एक्सपेंडिचर हो चुका हो उनकी ऑडिट होगी। 14(2) में जो पूरे साल भर में 1 करोड़ से ऊपर एक्सपेंडिचर हो चुका है उनकी ऑडिट होगी। 14(3) में होता है ऑडिट, अगर किसी एंटिटी का ऑडिट किया 1 साल में तो अगले साल भी उसकी ऑडिट कर सकता है, मतलब फॉर 2 मोर कंसेक्यूटिव ईयर। सेक्शन 15 में आता है लोन ग्रांट्स टू बॉडीज़ फॉर स्पेसिफिक पर्पस, की पर्टिकुलरली स्पेसिफिक काम के लिए जो ग्रांट्स या लोन दिया गया उसके लिए। इसमें 2 पार्ट है, 15(1) और 15(2). 15(1) के अंतर्गत आता है कि ऑडिट सीएजी ऑडिट करेगा सैंक्शन की कि उन्होंने इसको जो क्राइटेरिया वो पूरे किए कि सैंक्शन करने के, कि जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो सैंक्शन दी जाने की, वो चेक करेगा वो पूरी फुलफिल हुई है कि नहीं हुई है। और एक्सेस टू द अकाउंट्स रिकॉर्ड, मतलब अकाउंट्स को वो देखेगा उस डिपार्टमेंट के, मतलब उसकी रीच में आना चाहिए उसके पास पूरा अकाउंट्स रिकॉर्ड। और प्रेसिडेंट और गवर्नर वापस से वही चीज़ है कि वो चाहे तो सीएजी को इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से, मतलब सैंक्शंस की स्क्रूटनी करने से रिलीव कर सकता है इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से। ठीक है, अब सेक्शन 16 में आता है जो भी गवर्नमेंट की तरफ को आना है जो रेवेन्यू,
उसका असेसमेंट होगा कि कितना आना चाहिए, फिर उसका कलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। फिर वो जो प्राप्त हो चुका है रेवेन्यू, उसका अलोकेट किस किस को क्या क्या जाएगा वो अलोकेट होगा। तो सेक्शन 17 में आता है ऑडिट ऑफ स्टॉक, मतलब डिपार्टमेंट में कोई भी स्टॉक या परचेज किया है तो उसकी ऑडिट होगी, ठीक है। सेक्शन 18 में आता है, इसके दो पार्ट है, 18(1) और 18(2). 18(1) के अंदर भी फिर 3 पार्ट है, 18(1)(a). इसमें क्या है, ऑडिट जो भी है, ऑडिट रिकॉर्ड जो डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है वो ऑडिट ऑफिस में ही चेक करेगा, ऑडिट एक्सेस रिकॉर्ड एट एंटिटी, ठीक है। और इसमें 18(1)(b) में होता है कि रिकॉर्ड, मतलब कि जगह कोई अलग जगह होता है, मतलब ऑफिस में नहीं होता, ऑफिस से बाहर होता है, वहाँ से प्राप्त करेगा ऑडिट, ठीक है। 18(1)(c) के अंदर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि ऑडिट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और 18(2) में आता है टू प्रोवाइड फैसिलिटी, डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि ऑडिट को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ठीक है। 19 आता है, सेक्शन 19(1) के अंदर आता है कि ऑडिट करेगा गवर्नमेंट कंपनीज़ की, CAG ऑडिट करेगी गवर्नमेंट कंपनीज़ की। 19(2) में आता है ऑडिट करेगी गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस की, ठीक है। और 19(3) में आता है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर जो CAG के अंडर में जो नहीं आते वो इंटरेस्ट कर सकता है ऑडिट करने के लिए CAG को कि आप उनकी ऑडिट करें। जो CAG के अंडर नहीं आते हैं ना, जो भी कॉरपोरेशन जो करा, तो उसको प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट चाहे तो वो CAG को अलॉट कर सकता है कि आप इनकी ऑडिट करें। इंटरेस्ट टू ऑडिट कॉरपोरेशन विच इज़ नॉट अंडर CAG, ठीक है। 19(a)(1) के अंदर गवर्नमेंट कॉरपोरेशन रिपोर्ट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट को प्रेजेंट की जाती है, ठीक है, 19(a)(1) में। और 19(a)(2) में होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ईच पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। 19(a)(3) में स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो करता है इनकी रिपोर्ट, गवर्नमेंट कंपनीज और कॉरपोरेशन की जो ऑडिट रिपोर्ट बनी है वो 19(a) में सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में पुटअप करती है, और 19(a)(3) में स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली में पुटअप करती है। 19(a)(1) का होता है कि और गवर्नमेंट कंपनी और कॉरपोरेशन की रिपोर्ट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट के पास पहुंचती है, ठीक है। सेक्शन 21, ठीक है। प्रेसिडेंट या गवर्नर अगर चाहे तो CAG को कोई भी जैसे अथॉरिटी है जो CAG के पास नहीं है ऑडिट करने की, यही है ना, वो उसको CAG को कह सकता है कि आप इनकी ऑडिट करिए। प्रेसिडेंट या गवर्नर CAG को उन अथॉरिटीज़ की, उन डिपार्टमेंट की ऑडिट करने के लिए कह सकता है जो CAG के अंडर में नहीं हो। रिक्वेस्ट CAG टू ऑडिट अथॉरिटी बॉडी नॉट अंडरस्टेड टू CAG, ठीक है। 22 में प्रेसिडेंट या गवर्नर, इसके अंदर अपोजिट होता है। CAG प्रेसिडेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि कोई बॉडी जो CAG के अंडर में नहीं है तो उनकी ऑडिट करनी है, तो CAG गवर्नर या प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि हमें इनकी ऑडिट करने का अधिकार दिया जाए, ठीक है। 23 अंडर 21 और 22, अच्छा, ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट है ना, पब्लिक इंटरेस्ट के अंतर CAG को कोई डिपार्टमेंट या अथॉरिटी की ऑडिट करने का अधिकार दे सकता है। फर्स्ट 21 और 22 को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट ऑथराइज कर सकता है ऑडिट को पब्लिक इंटरेस्ट में कि CAG आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ऑडिट कीजिए, ठीक है। पहला तो केस था कि प्रेसिडेंट या गवर्नर रिक्वेस्ट करता था CAG से किसी डिपार्टमेंट की ऑडिट करने के लिए। दूसरे केस में CAG रिक्वेस्ट करता था प्रेसिडेंट की पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ऑडिट करने का अधिकार दिया जाए। तीसरे में पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर प्रेसिडेंट ऑथराइज करता है CAG, ठीक है। सेक्शन 21 CAG कैन डेलीगेट इट्स पावर, हाँ 21 में बताया गया CAG अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकता है किसी को, जैसे मान लो कोई भी जो भी पावर्स होते हैं CAG को कुछ टाइम, लेकिन जब रिपोर्ट प्रस्तुत होती है ना, वैन CAG ऑन लीव, अगर CAG लीव पे है तो कोई रिपोर्ट का सबमिशन नहीं होगा प्रेसिडेंट या गवर्नर पे, ठीक है। नॉर्मल केस में तो अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकता है किसी को, जैसा लीव पे जाता है CAG कभी, लेकिन जब रिपोर्ट प्रस्तुत हो रही हो तो ठीक है, उस टाइम पे अगर CAG लीव पे है अगर कभी, तो
सबमिशन ऑफ रिपोर्ट नहीं होगा प्रेसिडेंट या गवर्नर को, ठीक है। कि अगर सीएजी अगर लीव पे है, छुट्टी पे है, तो सबमिशन ऑफ रिपोर्ट जो सीएजी का काम है वो नहीं होगा, किसको, प्रेसिडेंट या गवर्नर को जब प्रस्तुत होती है रिपोर्ट, तो वो काम नहीं होगा जब सीएजी लीव पे हो। सेक्शन 22 मेक रूल्स, सेक्शन 22 मेक रेगुलेशन, सेक्शन 24 पावर टू डिस्पेंस डिटेल्ड ऑडिट, ठीक है। सेक्शन 25 टू रिपील, सेक्शन 26 टू रिमूव डाउट्स। ओके।